नमस्कार साथियों, शुरुआत क्लासेज में मैं ओपी शुरुआत भूगोल व्याख्याता आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज अपन देखेंगे विश्व के प्रमुख महासागर। कौन से महासागर, उनकी क्या विशेषता है। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और अंटार्कटिक और आर्कटिक महासागरों पर विस्तार से अपन चर्चा करने वाले हैं। कौन सी स्थलाकृतियां उनकी है, किसका मगन तट बड़ा है, किसका छोटा है, कौन से सीमांत सागर किस महासागर से लगते हैं, है ना। मध्य महासागर कटक किस प्रकार के हैं, तो विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे। सभी साथी आपके अपने सर्वा क्लासेस यूट्यूब चैनल जो है उसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें और अन्य साथियों क्लास को शेयर कर दें। तो बिना किसी देरी के इस क्लास को शुभारंभ करेंगे इन्हीं शब्दों के साथ में कि जब नाव जल में छोड़ दी, तूफाने में मोड़ दी, दे दी चुनौती सिंधु को, फिर धार क्या मझधार क्या, कह मृत्यु को वरदान ही, जब मरना लिया ठान ही, तो फिर हार क्या फिर जीत गया, तो फिर हार क्या फिर जीत गया। तो यदि तय कर लिया है जिंदगी में सक्सेस होना है तो मेहनत भरपूर करनी है। तो इन्हीं विचारों के साथ में आज अपन देखने वाले हैं विश्व के प्रमुख महासागर। कौन से महासागर मुख्य रूप से है, क्या उनकी विशेषता है, बारी बारी से प्रत्येक को अपन जानेंगे, ठीक है ना। तो शुरू करते हैं अपने टॉपिक के साथ। महासागर तो ऐसा बड़ा क्षेत्र जो मुख्य रूप से विस्तृत जलीय भाग हो, है ना, तो उसको अपन महासागर के नाम से पुकारते हैं। इसमें लिखेंगे अपन पृथ्वी का बहुत बड़ा हिस्सा, पृथ्वी का विस्तृत जल क्षेत्र जो पृथ्वी के बड़े भाग को घेरे हुए है, महासागर कहलाता ही है। इसके लिए किसी तरह की विशेष परिभाषा अपन डिफाइन उसको वैसे नहीं करेंगे, जैसे कि कोई 3 ओर से 4 ओर से वो भाग तो होता नहीं, क्योंकि पृथ्वी का बहुत बड़ा भाग जलीय ही आपको पता ही है। पृथ्वी का 70.8% भाग कैसा है, जल से घिरा हुआ है, यानी पृथ्वी का जो कुल भूभाग है उसका 70% भाग जो है मुख्य रूप से जल से घिरा हुआ। तो बहुत बड़ा हिस्सा पृथ्वी का जल से घिरा हुआ है। और मात्र 29.2% भाग ऐसा है जिस पर क्या है, स्थल भाग है। तो बहुत ही कम भाग पर स्थल भाग मिलेगा आपको, बहुत बड़े भाग पर आपको जलीय क्षेत्र मिलता है पृथ्वी पर। इसमें भी यदि उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, क्योंकि भूमध्य रेखा पृथ्वी को आपको पता है 2 भागों में बांटती है, तो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध की बात करें तो उत्तरी गोलार्ध में मुख्य रूप से महासागर का कितना हिस्सा है, यानी 60.7% भाग जो है ना, वो जलीय क्षेत्र मुख्य रूप से उत्तरी गोलार्ध में मिलता है। और दक्षिणी गोलार्ध का कितना हिस्सा महासागरीय है, 80.9% भूभाग जो है वो महासागरीय जलीय मिलता है। यानी कुल उत्तरी गोलार्ध का जो हिस्सा है, स्थल भाग है, यानी कुल भूभाग है, उसका 60.7% हिस्सा मुख्य रूप से कैसा है, जलीय है। तो सर्वाधिक किसका, दक्षिणी गोलार्ध का। दक्षिणी गोलार्ध का 80.9% भाग जो है मुख्य रूप से कैसा है, जलीय है। तो दक्षिणी गोलार्ध में महासागरों का विस्तार ज्यादा है। अब प्रमुख पृथ्वी पर 5 बड़े महासागर मिलते हैं। सबसे बड़ा महासागर मिलता है आपको पता है प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशन। दूसरा मिलता है इसमें क्षेत्रफल के हिसाब से अटलांटिक महासागर, जो अटलांटिक ओशन। तीसरा क्षेत्रफल के हिसाब से इंडियन ओशन या हिंद महासागर, जिसका नाम किसी एक देश के ऊपर है, हिंद महासागर, यानी हिंदुस्तान के नाम पर एकमात्र महासागर। चौथा मिलता है आर्कटिक महासागर, जो क्षेत्रफल में 5वां बड़ा है। और फिर मिलता है अंटार्कटिक महासागर, जो मुख्य रूप से पूरा का पूरा बर्फ से ढका हुआ अंटार्कटिका के चारों ओर, यानी अंटार्कटिक का जो महाद्वीप है उसको चारों ओर से घेरे हुआ है। मुख्य रूप से 60 डिग्री दक्षिण अक्षांश जो है ना, इसकी सीमा तय करती है। और 60 डिग्री दक्षिण अक्षांश से परे, यानी ध्रुव की ओर 60 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में मुख्य रूप से इस महासागर का विस्तार है। मध्यवर्ती भाग में अंटार्कटिका महाद्वीप पाया जाता है, ठीक है, ये आपको पता ही होगा। अब क्षेत्रफल के आधार पर इनकी तुलनात्मक व्याख्या अपन करेंगे। तो सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, प्रशांत महासागर सबसे बड़ा है, यानी कुल भूभाग क्षेत्रफल कितना है इसका, लगभग 16.5 करोड़ वर्ग किलोमीटर, ठीक है। करोड़ किलोमीटर में क्षेत्रफल दे रखा है मुख्य रूप से। तो 16.5 करोड़ वर्ग किलोमीटर। प्रतिशत भूभाग कितना है, 51.63% भूभाग संपूर्ण जलीय क्षेत्र का। और सबसे बड़ा महासागर है कौन सा, प्रशांत। दूसरा है इसमें क्षेत्रफल के अंदर अटलांटिक महासागर, जो 8.3 करोड़ वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, 23.61% ऐसा आकार में है। दूसरा सबसे बड़ा महासागर है ना। तो कई बार दूसरा पूछ लेते हैं तो कौन सा हो जाएगा अपना, अटलांटिक, ठीक है। तीसरा बड़ा पूछते हैं तो हिंद महासागर क्रम में है 21.23%, और किसी देश के नाम पर किसी महासागर का है तो हिंद महासागर का हिंदुस्तान के नाम पर।
चौथा बड़ा है अंटार्कटिक महासागर, जो 2.19% वर्ग किलोमीटर करोड़ वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और 6.88% भूभाग रखता है कुल महासागरों का। ये 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से परे दक्षिणी गोलार्ध के या दक्षिण ध्रुव के चारों ओर मुख्य रूप से ये फैला हुआ है। और पांचों बड़ा आता है या सबसे छोटा कह सकते हैं तो 1.4 करोड़ वर्ग किलोमीटर लगभग है, 1.23% भूभाग को घेरे हुए है और ये उत्तरी ध्रुव पर स्थित है, जिसको उत्तरी ध्रुव सागर महासागर या आर्कटिक महासागर के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, ये 5 महासागर मुख्य रूप से पृथ्वी पर है। तो सबसे बड़े प्रशांत, दूसरा अटलांटिक, तीसरा हिंद, चौथा अंटार्कटिका और पांचवा आर्कटिक। अब क्षेत्रफल के हिसाब से इसको वर्तारेख में अपन दिखाएंगे। तो जो आरेख आपको नजर आ रहा है यह वर्तारेख है ना, तो आरेख के माध्यम से अपन देखेंगे। तो सबसे बड़े हिस्सा यदि अपन देख रहे हैं तो आपके समक्ष एशिया का है, सॉरी प्रशांत का, टाइपिंग मिस्टेक है, प्रशांत महासागर का है 51.63% भाग के आधार पे है ना। उसके बाद में आता है अटलांटिक महासागर, जिसका हिस्सा है लगभग 23.61% भाग। उसके बाद में आता है हिंद महासागर 21.23% भूभाग। उसके बाद में आता है अंटार्कटिक, जिसका 6.88% भूभाग। उसके बाद में सबसे छोटा आता है प्रशांत आर्कटिक या उत्तर ध्रुव है, तो है 1.23% भूभाग। तो इस प्रकार से अपन यदि वर्तारेख में इसको दर्शाते हैं तो सबसे बड़ा आ जाता है अपना प्रशांत पैसिफिक, उसके बाद में अटलांटिक, उसके बाद में इंडियंस और उसके बाद में अंटार्कटिक और उसके बाद में आर्कटिक। ये इनका क्रम हो जाता है ना। उसके बाद में महासागरीय स्थल रूप। महासागर के स्थल रूप कौन कौन से होते हैं? तो महासागर के जो तली है उसमें विभिन्न प्रकार की, जैसे अपन धरातल पे संरचनाएं मिलती है, सेम वैसी की वैसी संरचनाएं महासागर की तली में भी साथियों पाई जाती है। तो यहाँ कौन कौन सी संरचनाएं मुख्य रूप से मिलती है? तो 4 बड़ी संरचनाएं यहाँ अपन देखेंगे मुख्य रूप से। वो 4 कौन कौन सी है? जो सबसे पहले महाद्वीपीय तट के पास में अपन स्टार्ट करते हैं तो आपको शेल्फ मिलेगा, उसके बाद में ढाल मिलेगा, उसके बाद में बेसिन मिलेगा और साथ में महासागरीय गंभीर यानी गहरे स्थान मिलेंगे आपको। ये 4 स्थलाकृतियां या संरचनाएं मुख्य रूप से महासागरीय तले में पाई जाती है। इसके अलावा निमग्न द्वीप है, महासागरीय कटक मिलेंगे, समुद्र टीला मिलेगा, निमज्जित पहाड़ियां मिलेगी और भी कई प्रकार के परवाल भित्तियां मिलेगी। तो और तरह की संरचनाएं आसानी से मिलती है, लेकिन मुख्य 4 स्थलाकृतियां मिलती है। यानी महासागरीय जो तली है उसको मुख्य रूप से स्थल रूप के दृष्टि से अपन देखेंगे साथियों तो 4 भागों में बांटा जाता है। वो 4 भाग कौन कौन से बताए मैंने? महाद्वीपीय शेल्फ, ढाल, महासागरीय बेसिन और महासागरीय गंभीर, ये 4 भाग इसके किए जाते हैं। महासागर के आधार तल की गहराई सागर तल से लगभग 3 से 6 किलोमीटर के आसपास में मानी जाती है। महासागरों की औसत गहराई 3800 मीटर के आसपास में, ये औसत है। महासागरों की औसत गहराई 3800 मीटर के आसपास में मानी जाती है, जबकि महाद्वीपों की औसत ऊंचाई 840 मीटर के आसपास में है। इसका मतलब महाद्वीपों की ऊंचाई से कहीं ना कहीं महासागर काफी गहरे हैं, क्योंकि 840 मीटर के आसपास में औसत गहराई ऊंचाई होती है महाद्वीपों की, लेकिन महासागरों की गहराई 3800 मीटर है। इसका मतलब महासागर कहीं ना कहीं अधिक गहरे है औसत दृष्टि से। सर्वप्रथम 1921 में कोशिना नामक विद्वान ने समुद्र तल को आधार मान करके भूभागों के उच्चावच से संबंधी वक्र तैयार किए थे। किसने? 1921 में, 1921 के अंदर मुख्य रूप से कोशिना नामक विद्वान ने इसका सबसे पहला वक्र तैयार किया था महासागरीय आधार तल की बनावट को दर्शाने के लिए। ठीक है ना। तो उसमें क्या पाया उसने मुख्य रूप से इसकी 4 संरचनाएं बताई। उस 4 संरचनाएं कौन कौन सी है? सबसे पहली भाग बताया महाद्वीपीय शेल्फ, है ना। तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ महाद्वीप का भाग है। दूसरा महाद्वीपीय ढाल, कॉन्टिनेंटल स्लोप, ये भी मुख्य रूप से महाद्वीप का भाग है, क्योंकि अधिकतर भाग इसमें महाद्वीप का होता है। तीसरा गहरे समुद्री बेसिन, डीप सी प्लेन से, मुख्य रूप से ये महासागरीय बेसिन भी कहते हैं इसको। दूसरा नाम इसका यदि कहीं आता है तो क्या आएगा? महासागरीय बेसिन, महासागरीय बेसिन, तो ये नाम इसका आता है मुख्य रूप से। और चौथा भाग इसका जो आता है महासागरीय गंभीर, है ना। तो ये ओशन डिप्स होते हैं मुख्य रूप से महासागर में गहराई वाले बिंदु, है ना। तो ये महासागरीय गंभीर के नाम से जाने जाते हैं। तो 4 तरह की स्थलाकृति मुख्य रूप से मिलती है। यदि अपन इसका डायग्राम देखते हैं साथियों तो सबसे पहले अपन महाद्वीप की ओर से चलते हैं तो आपको मिलेगा मुख्य रूप से कि ये पूरा पूरा महाद्वीप है। ये पहाड़ आपको नजर आ ही रहे होंगे,
तो ये पूरे के पूरे भाग जो है मुख्य रूप से ये महाद्वीप है। ये पर्वत आपको नजर आ ही रहे होंगे, ठीक है। तो ये आ गया अपना महाद्वीप, ठीक है। उसके बाद में जैसे ही महासागर स्टार्ट होता है, तो महासागर जैसे जैसे स्टार्ट होता है तो यहां अपन देख रहे हैं मुख्य रूप से नदियां यहां से निकल करके कहां गिरती है, महासागर के अंदर, ठीक है ना। और ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है जहां मुख्य रूप से महासागर और महाद्वीप आपस में मिलते हैं, उस भाग को मुख्य रूप से ये वाला जो भाग है, इस भाग को मुख्य रूप से क्या बोलते हैं, महाद्वीपीय शेल्फ या मग्न तट कहा जाता है, ठीक है। यही महाद्वीपीय शेल्फ है। क्या है, महाद्वीपीय शेल्फ, यही भाग है मुख्य रूप से, ठीक है। उसके बाद में यहां आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, तो जैसे महासागर स्टार्ट होता तो यहां ढाल अचानक बढ़ जाता है। ये आप देख रहे हैं, इसको मैं अलग कलर से दर्शा दूं तो यहां ये ढाल बढ़ जाता है। ये ढाल काफी तेज है, और तेज ढाल के साथ में यदि महाद्वीप का एंड होता है, महासागर का स्टार्ट प्रारंभ हो जाता है, तो ये महाद्वीप ढाल कहलाता है। ये वाला भाग महाद्वीप ढाल है। बेसिकली इसका ढाल ज्यादा होता है, किसकी बजाय, मग्न तट की बजाय, है ना। सबसे अधिक स्लोप वाला भाग यही होता है महाद्वीप का, महासागर की सीमा पर। उसके बाद में हम देखते हैं जैसे जैसे ढाल शुरू होता है तो उसमें गहरी खाइयां मिलती है। ये वाली खाई आपको नजर आती है, ये बीच में एक खाई मिल रही है आपको मुख्य रूप से, है ना। तो इस महाद्वीपीय खाई ये जो है ना, इसको मुख्य रूप से महासागरीय कैनियन कहा जाता है। यानी महासागर में मुख्य रूप से ये कैनियन मिलते हैं, ठीक है ना। महासागर की तले के अंदर गंभीर खारी खाइयां मिल जाती है, महासागर गंभीर भी इसको कहा जाता है, ठीक है। और उसके बाद में धीरे धीरे ढाल के बाद में धीरे धीरे ये भाग जो है मुख्य रूप से ये समतल मैदान में कन्वर्ट हो जाता है। कैसा हो जाता है, पेनी प्लेन बन जाता है मुख्य रूप से। तो समतल मैदान में ये कन्वर्ट हो जाता है, और जब ये समतल मैदान में कन्वर्ट हो जाता है, इस प्रकार से ये समतल हो जाता है। जब ये समतल हो जाता है ना, तो मुख्य रूप से ये वाला जो क्षेत्र है ये क्या कहलाता है, नितलीय मैदान या महासागरीय मैदान के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार की स्थलाकृति या संरचना मुख्य रूप से एक महाद्वीपीय स्थल रूप या महाद्वीपीय अधस्थल की पाई जाती है, ठीक है। किस तरह की संरचना है, तो आपको देखा सबसे पहले महाद्वीप, फिर उसके बाद में महाद्वीपीय मग्न तट, यानी स्टार्ट जहां महासागर महाद्वीप दोनों आपस में मिलते हैं। उसके बाद में महासागरीय महाद्वीपीय जो मग्न तट है उसका अंतिम सिरा जो होता है, ये वाला सिरा, इसका एक नाम और है, इसको बोलते हैं शेल्फ अवकाश। क्या बोलते हैं, शेल्फ अवकाश, ठीक है ना। जहां शेल्फ खत्म हो जाता है तो उसको शेल्फ अवकाश के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद में ये ढाल शुरू हो जाता है ना। और उसके बाद में वितलीय मैदान, मैदान के जो ढाल वाला प्रदेश है उसमें गहरे कैनियन मिलते हैं, यानी यह कह सकते हैं अपन क्या मिलते हैं, महासागरीय गंभीर मिलते हैं, गहरे स्थान मिलते हैं। चलो आगे देखो। अब सबसे पहले बारी बारी से प्रत्येक बिंदु को अपन देखते हैं। सबसे पहले महाद्वीपीय मग्न तट या महाद्वीपीय शेल्फ के नाम से इसको जानते हैं, मग्न तट और शेल्फ। यह प्रत्येक महाद्वीप का सीमांत होता है, क्योंकि महाद्वीप है उसकी सीमा का अंत होता है, महासागरीय सीमा का शुभारंभ होता है ना। जो उथले समुद्रों व खाड़ियों से घिरा होता है, क्योंकि महासागर जो है उसका अंतिम सिरा जहां महाद्वीप स्टार्ट होता है वहां जल की गहराई कम होती है, तो सागर कैसा होगा, यहाँ पे उथला होगा। आपको पता है ये महाद्वीप है और यहां से अपन चलते हैं तो यहां महासागर शुरू होता है, यहां पानी शुरू होता है। तो यहां आपको जो महाद्वीप का बिंदु नजर आ रहा है, यहां जल की गहराई कम मिलेगी। जल की गहराई यहां पे कैसी मिलेगी साथियों, कम मिलेगी, कम मिलेगी ना, क्योंकि यहां पे क्या है, महाद्वीप है, ऊपर उठा हुआ होता है, महासागर गहराई फिर स्टार्ट होती है, इसलिए शेल्फ की गहराई यहां उथले किनारे होते हैं मुख्य रूप से। यह महासागर का सबसे उथला भाग होता है और जिसकी ढाल प्रवणता होती है वो 1 डिग्री या 17 फुट औसत होती है। तो 1 डिग्री ढाल होता है यहाँ पे, औसत 17 फुट के आसपास में इसको मानी जाती है, ठीक है ना। शेल्फ अवकाश, जहां मैंने कहा शेल्फ खत्म होता है, तो शेल्फ अत्यंत तीव्र ढाल के साथ में समाप्त हो जाते हैं, और जहां शेल्फ समाप्त हो जाते हैं उसको शेल्फ अवकाश के नाम से पुकारा जाता है, ठीक है ना। तो ये शेल्फ अवकाश हो जाता है, समझ गए। तो बताया था मैंने, जहां महाद्वीप पे शेल्फ खत्म होता है, ये महाद्वीप है एक प्रकार से कहेंगे अपन। उसके बाद में यहां से महासागर है वो स्टार्ट हो जाता है यूं, ठीक है, यहां से महासागर स्टार्ट हो जाता है। तो ये जो किनारा है ये कौन सा, मुख्य रूप से कौन सा है, ये वाला, ये शेल्फ का है,
और स्लैब का ये वाला भाग जो है मैं जिसको अलग कलर से दर्शा देता हूं, जहां ये ढाल शुरू होता है स्लैब बंद होता है, तो ये मुख्य रूप से स्लैब अवकाश कहलाता है। समझ गए? ठीक है, ये स्लैब अवकाश के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में आती है महाद्वीपीय स्लैब की चौड़ाई। अलग अलग महासागरों में या मग्न तट की चौड़ाई अलग अलग महासागरों में अलग अलग पाई जाती है। तो स्लैब की चौड़ाई की यदि अपन बात करेंगे तो मुख्य रूप से आपको अलग अलग महासागरों में अलग अलग मिलेगी। ठीक है, औसत चौड़ाई है वो 80 किलोमीटर में, सभी महासागरों की जो औसत स्लैब की चौड़ाई मिलेगी आपको वो 80 किलोमीटर के आसपास में मानी जाती है ना। औसत एवरेज कितनी मानी गई है? 80 किलोमीटर के आसपास में। विश्व का सबसे बड़ा स्लैब किसका है? तो विश्व का सबसे बड़ा स्लैब पे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, कई बार इस प्रश्न को पूछ लिया गया है ना। तो सबसे बड़ा स्लैब किसका है? तो आर्कटिक महासागर का। किसका है? आर्कटिक महासागर का जो साइबेरियन शेल्फ है, मुख्य रूप से साइबेरिया वाला जो क्षेत्र है ना, उसके पास वाला क्षेत्र है। ये विश्व का सबसे बड़ा शेल्फ है जिसकी 1500 किलोमीटर तक चौड़ाई पाई जाती है। कितनी चौड़ाई है? लगभग 1500 किलोमीटर। तो बहुत बड़ा शेल्फ है। कई ऐसे महाद्वीप भी है जिनका ढाल काफी तेज होता है महासागर के साथ में, जहां शेल्फ नहीं होता, मग्न तट नहीं होते। मुख्य रूप से अब दक्षिणी अमेरिका में आप जाएंगे है ना, तो एंडीजो रॉकीज पर्वत श्रेणी मुख्य रूप से एंडीज पर्वत श्रेणी है, जिसमें चिली और पेरू वाला जो तट है वो सीधा खड़ा है, तो वहां शेल्फ का अभाव है। यदि आप जाएंगे अपना भारत के अंदर पश्चिमी घाट जो है सीधा खड़ा है, वहां शेल्फ की चौड़ाई बहुत कम पाई जाती है या न के बराबर है ना। तो ऐसे क्षेत्र भी है। चिली व सुमात्रा के पश्चिमी तट पर शेल्फ नहीं पाए जाते हैं या काफी संकीर्ण है। यदि पाए जाते भी है तो काफी संकीर्ण न के बराबर है या फिर वहां पे उपस्थित नहीं है। ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पे सर्वाधिक सबसे चौड़ा शेल्फ कौन सा है? तो मैंने यहाँ इसको कलर करने का प्रयास किया था, ये वाला, ये साइबेरियन शेल्फ है ना। ये सबसे चौड़ा शेल्फ है 1500 किलोमीटर के आसपास में। यदि शेल्फ विहीन वाला प्रदेश है तो ये जो भाग है, ये वाला क्षेत्र आपको नजर आ रहा है, ये भाग जो मुख्य रूप से शेल्फ विहीन है, क्योंकि ये सीधा खड़ा है ना। सीधा खड़ा होने के कारण, ये तट सीधा खड़ा होने के कारण मुख्य रूप से इसमें शेल्फ नहीं पाए जाते हैं। समझ गए? सिंपल सी बात है, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है। फिर है मग्न तट का विस्तार। किस महासागर में मग्न तट ज्यादा है और किस महासागर में मग्न तट कम पाए जाते हैं? तो मग्न तट का विस्तार, मग्न तट का विस्तार संपूर्ण महासागर क्षेत्रफल का 7.5% भूभाग है। यानी महासागरीय जो क्षेत्रफल है ना, उसका कुल का 7.5% भाग जो है वो मग्न तट के रूप में है। यदि पूरे महासागरों को अपन जोड़ ले है ना, तो उसका 7.5% यदि अपन निकालते हैं तो वो किसका होगा? मग्न तट का होगा। इसमें अलग अलग महासागरों में मग्न तट की चौड़ाई कम और अधिक मिलती है। प्रशांत महासागर के मग्न तट का भाग जो है वो कितना है? 5.7% है। अटलांटिक महासागर का मग्न तट की चौड़ाई 13.3% है। हिंद महासागर की मग्न तट की चौड़ाई 4.2% है। तो अपन कह सकते हैं कि सर्वाधिक मग्न तटों की चौड़ाई किसकी मिलती है? अटलांटिक महासागर की या अंध महासागर की। ठीक है, इसको अंध महासागर भी तो कहते हैं। और प्रशांत महासागरी 5.7, यानी औसत जो है 7.5, उससे भी कम। ठीक है, और इसके बाद में हिंद महासागर के मग्न तट 4.2, ये भी काफी कम है। ठीक है, उसके बाद में अब देख लो सर्वाधिक चौड़े मग्न तट कहां मिलते हैं। तो अपन देखेंगे यहां पे कि अटलांटिक महासागर, जिसको अंध महासागर भी कहा जाता है, अंध महासागर भी कहते हैं साथियों, इसमें जो मग्न तट मिलते हैं आपको ये काफी चौड़े हैं। यानी इन मग्न तटों की यदि चौड़ाई की अपन बात करेंगे तो मुख्य रूप से 13.3% भाग है, जो काफी ज्यादा है। ठीक है, हिंद महासागर के मग्न तटों की यदि बात अपन करते हैं इसकी, तो 4.2% भाग है, जो काफी कम है। प्रशांत महासागर के मग्न तट की यदि अपन बात करेंगे यहाँ पे 5.7% भाग है, जो मिडिल कह सकते हैं, है ना। ये प्रशांत के मग्न तट, यानी समुद्र के पास वाला वैसा जो समुद्र के जल में या किनारे के पास में थोड़ा डूबा रहता है, वो मग्न तट मुख्य रूप से कहलाता है। उसके बाद में आता है महाद्वीपीय शेल्फों पर अवसाद, यानी किस तरह के अवसाद मिलते हैं। तो
तो आपको पता है कि नदियां जब प्रवाहित होकर के आती है तो सबसे पहले अपना जल जो मुख्य रूप से है उसको कहाँ गिराती है, महासागर में। तो सबसे पहले क्या है, किस भाग को वो संपर्क में लेती है, तो महाद्वीपीय शेल्फ या मग्न तट को संपर्क में लेती है। वहीं अपना डेल्टा बनाते हुए इस नदी समुद्र में विलीन हो जाती है, वही नदी का मुहाना मुख्य रूप से होता है। ठीक है, तो यहाँ अवसाद की मोटाई अलग अलग होती है। कई महासागर ऐसे जहां पे ढाल जो मग्न शेल्फ का ढाल यदि मंद होता है तो वहां पे अवसाद ज्यादा निक्षेपित हो जाते हैं। ये डिपेंड करता है कि नदी के अपने साथ में किस तरह के अवसाद लाती है, उस पर ये डिपेंड करता है मुख्य रूप से मग्न तट की ढाल कैसी है उस पर। ठीक है ना। तो मुख्य रूप से यहां नदियों, हिम नदियों और पवन द्वारा लाकर जमा की गई मिट्टियां या निक्षेपित जो अवसाद है वो मुख्य रूप से पाए जाते हैं। ये तलछट जीवाश्म ईंधन के स्रोत होते हैं, क्योंकि नदियां अपने साथ में विभिन्न प्रकार के जीवाश्म लाती है, लकड़ियों के अवशेष लाती है। और आपको पता है जैसे जहां नदियां के मुहाने होते हैं मुख्य रूप से समग्र तट होते हैं, समुद्री और स्थल भाग के मिलन बिंदु होते हैं, वहां पे जीवाश्म ईंधन उपलब्ध होते हैं। आप देख लो, चाहे मुंबई का बसीन क्षेत्र, मुंबई हाई क्षेत्र मुख्य रूप से खंबात की खाड़ी में है। गुजरात के तटवर्ती क्षेत्र में मुख्य रूप से तेल और गैस के भंडार है। अपनी महानदी गोदावरी में कोयले के भंडार आपको मिलते हैं। तो जो जो नदियां हैं उनके मुहाने के आसपास में जीवाश्म ईंधन उपलब्ध होते हैं, ये तो पता ही है आपको। उदाहरण आप देख सकते हैं, विश्व के तेल और गैस के 20% उत्पादन यहीं से होता है, मग्न तटों के पास से ही होता है। कितना प्रतिशत? 20%। तो बहुत बड़े हिस्से वहां पे हो सकते हैं या होते हैं। दूसरा आता है महाद्वीपीय ढाल। तो कॉन्टिनेंटल जो स्लोप होता है मुख्य रूप से वो किसे कहते हैं, क्या इसकी विशेषता है, देखते हैं बारी बारी से। महाद्वीपीय ढाल महासागरीय बेसिन और शेल्फ के मध्य वाला भाग होता है। यानी अपन बात करते हैं जैसे कि यहां से इसको महासागर को मैं यदि शुरू कर दूं, है ना, इस रूप में महासागर को यदि शुरू कर दें इस रूप में, यहां से महासागर स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, ये वाला। तो आपको पता है कि यह है शेल्फ और ये ढाल। तो ढाल क्या करते हैं, ढाल कौन सा सिरा है, ढाल मुख्य रूप से ये वाला भाग है जो शेल्फ, और यहां से स्टार्ट होता है ये वाला भाग किसका है, महासागरीय बेसिन का। तो बेसिन और शेल्फ के बीच में ढाल पाए जाते हैं। तो ये ढाल क्या है, शेल्फ और बेसिन को आपस में जोड़ते हैं, जोड़ते नहीं जोड़ते, यानी यहां शेल्फ यहां बेसिन, बीच में क्या है, ढाल। तो दोनों को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। ढाल तेज होते हैं, इनकी प्रवणता 2 से 5 डिग्री के बीच होती है। यहां की गहराई 200 से 3000 मीटर के बीच में होती है। यहां जो ढाल प्रवणता 2 से 5 डिग्री है, तो ढाल प्रवणता अधिक होने के कारण यहाँ पे जो अवसाद है, यहाँ पे जल की गहराई है ना, तो उसकी भी गहराई बढ़ जाती है ढाल के साथ में, क्योंकि डिग्री बढ़ा तो वो भी गहराई बढ़ गई। तो 200 से 3000 मीटर के बीच होती है। यहाँ कैनियन और खाइयां पाई जाती है। इसी भाग में मुख्य रूप से ढाल तेज होते हैं, और जैसे जैसे नदियां ला करके अपना जल समुद्र में गिराती है और तीव्र वेग के साथ में नदियां समुद्र में जब विलीन होती है ना, तो ढाल वाले भाग में खाइयां और कैनियन बन जाते हैं, है ना। तो गहरी खाई और कैनियन इसी भाग में मिलते हैं। अब ढाल का संपूर्ण महासागरों पर विस्तार देखेंगे अपन। तो ढाल का संपूर्ण महासागरीय क्षेत्रफल का तो 8.5% भाग है। मग्न तट 7.5% भाग थे। यदि अपन प्रशांत महासागर में देखें तो ये 7% है ना, वो 5.7% था। अटलांटिक महासागर में देखेंगे तो ये 12.4% है, वो 13.3% था। तो इसमें भी ढाल भी अटलांटिक महासागर में ज्यादा है। हिंद महासागर का ढाल 6.5% है, वो 4.2% के आसपास था। तो यहाँ पे ये ढाल मुख्य रूप से अन्य भागों की बजाय ढाल वाला क्षेत्र है वो थोड़ा और ज्यादा है, किसकी, मग्न तट की बजाय। ठीक है ना। अब देख लो ढाल वाला क्षेत्र मुख्य रूप से, तो यदि ढाल क्षेत्र को अपन दिखाएंगे तो ये वाला क्षेत्र है, ये हिंद महासागर का ढाल वाला क्षेत्र आ गया अपने पास। ठीक है, ये हिंद महासागर का ढाल वाला क्षेत्र आ गया, ये अटलांटिक महासागर में ढाल आ गई।
ठीक है। ये तट के पास में ये आपको ढाल वाले प्रदेश मिलते हैं। ठीक है, ये प्रशांत महासागर का ढाल वाला इलाका आ गया, ये ब्लैक कलर से मैं दिखा रहा हूं। ठीक है, ये हिंद महासागर का इस भाग में आ गया, ये प्रशांत महासागर का आ गया। ठीक है, पश्चिमी मुख्य रूप से तट। तो इस प्रकार से ये जो एरिया है, ये अपन देखते हैं कि इस भाग में जो अटलांटिक है 12.4% है, इसमें 6.5% है हिंद महासागर में, और इसमें 7% के आसपास में है प्रशांत महासागर में। तो ढाल का अनुपात भी सर्वाधिक कहाँ है? अटलांटिक या हिंद महासागर में, है ना। तो ये ध्यान रखने वाली बात है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पूछ लेते हैं प्रश्न की ढाल किस महासागर में ढाल का अनुपात है वो ज्यादा है, किस महासागर में ढाल का अनुपात कम है, किस महासागर में मग्न तट ज्यादा है, इनका मिलान भी करवा लेते हैं। तो आप बेसिकली इसको यहाँ बड़े गौर से पढ़ करके तैयार कर लेंगे। फिर तीसरी जो आकृति आती है, गहरे समुद्री मैदान, डीप सी प्लेन्स मिलते हैं। ये महासागरीय बेसिन के मंद ढाल वाले क्षेत्र होते हैं, क्योंकि यहाँ जहां प्लेन्स होते हैं, मैदान बनते हैं, वहां ढाल काफी मंद पाया जाता है। ठीक है, तो मंद ढाल वाले भाग होते हैं, ये विश्व के सबसे चिकने और सपाट है, क्योंकि यहाँ जो नदियां हैं क्या बिछाती है? मृत्तिका और गाद का निक्षेप करती है। सबसे बारीक मिट्टी जो है वो मुख्य रूप से इस भाग में नदियां ले जाकर के जमा करती है। तो मृत्तिका और गाद के निक्षेप होते हैं, सबसे प्लेन स्थान होते हैं। यहाँ पे यदि अपन गहराई देखेंगे तो इनकी गहराई 3000 से 6000 मीटर के आसपास में होती है ना। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, जो प्लेन्स होते हैं उनकी गहराई मुख्य रूप से कितनी पाई जाती है? तो इनकी गहराई मुख्य रूप से कितनी है? 3000 से 6000 मीटर के आसपास में। ठीक है, इसमें कौन से मिट्टी के अवशेष मिलते हैं? तो यहाँ मृत्तिका और बारीक गाद जो है उसके निक्षेप मिलते हैं। अब है गहन समुद्री जो बेसिन है, जो प्लेन्स है, उसका विस्तार। तो ये सबसे बड़ा हिस्सा होता है महासागरों में, मैंने कहा था। तो 75.9% भाग जो है मुख्य रूप से महासागरीय बेसिन का हिस्सा है। तो सर्वाधिक हिस्सा किसका है? महासागरीय बेसिन का। ठीक है ना। फिर अपने देखा ढाल है 12.3% के आसपास में, अटलांटिक महासागर में था। ऑल ओवर जो था मुख्य रूप से वो मग्न तट 7% के आसपास में था, और ये 7 कुछ % के आसपास में था। तो ये सर्वाधिक मात्रा में है। ऑल ओवर में देखेंगे तो बेसिन सबसे बड़े विस्तृत प्रदेश होते हैं, जो 75.9% हिस्से के घेरे होते हैं। प्रशांत महासागर में गहन समुद्री बेसिन जो है वो 80.3% इलाका है जो गहरे बेसिन का होता है। अटलांटिक महासागर में ये कम हो गए क्योंकि वहां महाद्वीप सेल्फ और ढाल ज्यादा है। आपको पता है संपूर्ण महासागर में 4 स्थलाकृति अपन देखिए, तो ढाल और संपूर्ण जो मग्न तट यदि ज्यादा है तो स्वतः ही बेसिन कम हो गए। अटलांटिक में, प्रशांत में 80.3% है, और हिंद महासागर में 80.1% है। तो बेसिन सर्वाधिक कहाँ मिलते हैं? आप देखेंगे प्रशांत महासागर, यानी डीप ओशन प्लेन्स जो मुख्य रूप से मिलते हैं, गहरे समुद्री बेसिन मिलते हैं, वो सर्वाधिक प्रशांत महासागर में कितना है? 80.3% भाग। लगभग हिंद महासागर में लगभग 80.1% भाग। फिर अटलांटिक महासागर में 54.9% भाग। अब आप कहेंगे कि 3 महासागरों की ही चर्चा क्यों, अंटार्कटिका और आर्कटिक की बात क्यों नहीं करते? साथियों, वो सब बर्फ से ढके हुए क्षेत्र है, तो उनकी स्थलाकृतियों की विशेष जानकारियां उपलब्ध नहीं होती है ना। उसके बाद में आता है महासागरीय गर्त, ओशन डिप्स। ये महासागरों के सबसे गहरे भाग होते हैं, सबसे गहरे भाग। ऑल ओवर देखेंगे तो ये खड़े किनारों वाले संकीर्ण बेसिन होते हैं, इनके किनारे खड़े होते हैं, है ना, और ये संकीर्ण बेसिन होते हैं, इस रूप में पाए जाते हैं। तो गहरे ढाल वाले संकीर्ण खड़े किनारे वाले संकीर्ण बेसिन होते हैं। महासागरीय तली की अपेक्षा 3 से 5 किलोमीटर की गहराई पे मुख्य रूप से ये होते हैं, है ना। तो 3 से 5 का मतलब 3000 से 5000 मीटर गहरे होते हैं। ये महाद्वीपीय ढाल के आधार और महाद्वीपीय चापों के पास स्थित होते हैं। मैंने भी कहा था, जो ढाल कहां लिखा है? महाद्वीपीय ढाल का आधार,
है ना। महाद्वीपीय ढाल जो है जहां से स्टार्ट होती है वहां से लेकर के, और महाद्वीपीय चाप जो होते हैं वहां से मुख्य रूप से मिलते हैं। भाई जहां ढाल होगी उसमें कटाव होकर के गहरे बेस जो गंभीर बनते हैं, गहरे कैनियन बनते हैं, उसी भाग में बन पाते हैं। ठीक है, ये सक्रिय ज्वालामुखी और प्रबल भूकंप वाले केंद्र होते हैं, क्योंकि ये निम्न भाग होने के कारण यहाँ तली की पोताई जो होती है, परपट्टी की मोटाई कम होती है, तो ये भूकंप और ज्वालामुखी उद्गार या लावा उद्गार के लिए काफी ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। सेंसिटिव क्यों नहीं होंगे भाई? क्योंकि ये पतली तली वाले होते हैं, तो जैसे ही प्रेशर लगता है तो सबसे पहले कंपन होता है। तेज हवा चलती है तो सबसे पहले पेड़ कौन सा झुकता है? जो पतली टहनी और पतले तने का होता है। तो यहाँ इसमें प्रपट्टी की मोटाई कम होती है ना, इस वजह से ये भाग जो है वो जल्दी महाभूकंप और ज्वालामुखी जो उद्गार होता है उन क्रियाओं से प्रभावित होते हैं। ठीक है, उसके बाद में है प्रमुख महासागरों के गर्त। एनसीईआरटी 11th के आधार पर यदि अपन देखेंगे तो प्रशांत महासागर में अब तक 32 गर्त देखे गए हैं, जो मुख्य रूप से सर्वाधिक गर्तों वाला महासागर माना जाता है। कौन सा? प्रशांत। इसमें कौन कौन से गर्त है? तो मेरियाना, जिसको चैलेंजर गर्त भी कहते हैं, सबसे गहरा विश्व का उत्तरी प्रशांत महासागर में है। इंपॉर्टेंट इसलिए है, विश्व का सबसे गहरा, विश्व का सबसे गहरा गर्त चैलेंजर गर्त। विश्व का सबसे गहरा गर्त है कौन सा? चैलेंजर गर्त, या कहेंगे इसको मेरियाना ट्रेंच। ठीक है, दूसरा आता है टोंगा, जो 10,882 मीटर गहरा है, जो दक्षिण प्रशांत महासागर में है। तीसरा जापान गर्त 10,554 मीटर गहरा है, जो उत्तरी प्रशांत महासागर में जापान के पूर्वी छोर पे है। ये तीसरा आता है अल्यूशियन गर्त, जो 10,498 मीटर गहरा है, जो उत्तरी प्रशांत महासागर में जापान गर्त से थोड़ा उत्तर में अपन चलेंगे, मानचित्र दिखाऊंगा। तीसरा आता है, पांचवा है फिलीपींस गर्त, या इसको बिंडनाऊ ट्रेंच के नाम से पुकारते हैं, 10,540 मीटर है, जो फिलीपींस के पूर्वी तट पर स्थित है। और पेरू चिल्ली गर्त है, यह मुख्य रूप से अपना प्रशांत महासागर में, पेरू चिल्ली जो है दक्षिणी प्रशांत में, उसके पूर्वी छोर पे मुख्य रूप से दक्षिणी प्रशांत महासागर में पाया जाता है। ठीक है, अब देख लो कौन से गर्त सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। तो सबसे गहरा गर्त यदि अपन बात करेंगे तो आपको पता है ये मेरियाना ट्रेंच। कौन सा है? मेरियाना ट्रेंच, ये वाला, यहाँ पे मेरियाना ट्रेंच, तो 11,022 मीटर गहरा है। तो सर्वाधिक गहरे गर्तों में से यदि बात करेंगे तो मेरियाना ट्रेंच यहाँ पे ये वाला भाग है, दिखाई नहीं दे रहा ना साफ, तो ये वाला भाग आपको नजर आ रहा होगा, जो मेरियाना ट्रेंच सबसे गहरा है। ठीक है, ये प्रशांत महासागर का डायग्राम आपके समक्ष है। इसके अलावा यहाँ दक्षिणी प्रशांत महासागर में अपन देखेंगे टोंगा 10,882 मीटर है। फिर न्यूजीलैंड जो है ना, इसके ऊपर थोड़ा सा ऊपर अपन देखेंगे ये वाला गर्त आपको मजा है ना, इसको कर्माडेक गर्त के नाम से पुकारा जाता है। फिर मैंने कहा दक्षिणी प्रशांत में ये 7,635 मीटर गहरा है, जिसको पेरुचिली गर्त, ये वाला पेरुचिली की सीमा के पास में पाया जाता है मुख्य रूप से, है ना। इसके बाद में अपन देखें तो ये फिलीपींस द्वीप समूह है, ये वाले, तो फिलीपींस द्वीप समूह के पास में ये फिलीपींस गर्त है 10,540 मीटर के आसपास में। फिर मैंने कहा ये जापान है यहाँ पे लंबा सा, है ना, तो जापान के पास में जापान गर्त आपको मिल जाएगा। जापान से थोड़ा ऊपर अपन चलेंगे तो अल्यूशियन मिल जाएगा, है ना, यहाँ पे ये अल्यूशियन गर्त मिलेगा, है ना, 10,498 मीटर गहरा अल्यूशियन गर्त, है ना, या बेरिंग सागर है मुख्य रूप से, तो इस यहाँ इसके पास में यहाँ ये अल्यूशियन गर्त मिल जाएगा। तो ये प्रशांत महासागर के प्रमुख आपको गर्त मिलेंगे। ठीक है, तो अल्यूशियन हो गया, फिलीपींस हो गया, बिन्नाओ और पेरुचिली हो गया, मेरियाना ट्रेंच और टोंगा हो गया। ठीक है, उसके बाद में आता है हिंद महासागर के प्रमुख गर्त। एनसीईआरटी 11 के आधार पे हिंद महासागर में मुख्य रूप से 6 गर्त बताए गए। वो 6 गर्त कौन कौन से हैं, उनका नाम, तो सबसे पहले सुंडा ट्रेंच, ये सबसे अधिक गहरा हिंद महासागर का यही है, 7,554, जिसकी अवस्थिति जावा द्वीप के दक्षिण पश्चिम में मिलती है। ओबी गर्त मुख्य रूप से पूर्वी हिंद महासागर में मुख्य रूप से पाया जाता है। मकरान गर्त ये अरब सागर के अंदर मुख्य रूप से है, अपने अरब सागर जो है ओमान की खाड़ी के आसपास में। डायमेंटिना गर्त है जो ओबी के पास में ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में मुख्य रूप से मिलता है। और
कार्लसबर्ग गर्त जो मध्य महासागर कटक के पास में है, जो मुख्य रूप से अपने मेडागास्कर या अफ्रीकी जो पैटी है, अफ्रीकी जो प्लेट है उसको इंडो आर्सनल प्लेट से अलग करता है। और एमिरो गर्त मुख्य रूप से मेडागास्कर के उत्तर में स्थित है। अवस्थिति बता दूं मैं आपको, मानचित्र में आपको पता लग ही जाएगा कौन सा गर्त कहाँ पे है ना। अब देख लो, सबसे महत्वपूर्ण है यहाँ का शुंडा गर्त, है ना, जो सबसे गहरा है ये वाला, ये जावा सागर के पास में। यहां अपन देखेंगे तो ये सुंडा गर्त आपको नजर आ रहा होगा, ये वाला भाग। कलर इसको थोड़ा सा गहरा डीप ले लेते हैं ना, ये रेड कलर ले ले। तो ये वाला जो भाग है यहाँ पे सुंडा गर्त है, ठीक है। उसके बाद में इसके सुंडा के पास में यहाँ ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी भाग में यहाँ ओबी गर्त मिलता ही है, और ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पश्चिमी भाग में मुख्य रूप से यहाँ पे डायमेंटा मिलता है, ये वाला, ये डायमेंटा है और ये डायमेंटा है ये वाला, और ये ओबी है, ठीक है। उसके बाद में अपन चलते हैं तो ये मेडागास्कर द्वीप समूह आ गया। तो इसके थोड़ा सा अपन ऊपर चलते हैं तो यहां पे मिल जाता है अपना, क्या मिस हो गया इसमें, एमिरो लिख दिया यहाँ पे ना, ये एमिरो गर्त मिल जाता है। अब फिर अपन चलते हैं अरब प्राय द्वीप, है ना, ये ओमान की खाड़ी, उसके आसपास में फारसी खाड़ी, ओमान की खाड़ी, ये होर्मुज आपको पता है अभी हाल ही में काफी चर्चित जलसंधि है, होर्मुज जलसंधि काफी चर्चित है यहाँ पे। तो यहां ये मिलता है आपको, कौन सा गर्त मिलता है इस भाग में, अपना मकरान, है ना। और इस भाग में अपन चलते हैं अरब प्रायद्वीप के थोड़ा सा दक्षिण में, यहाँ कार्लसबर्ग मिलता है, जो मुख्य रूप से अपन इंडियन प्लेट है और प्रश्न ये अफ्रीकी प्लेट है, उसके बीच वाले भाग में मध्य महासागरीय कटक के आसपास में। तो इस प्रकार से अपन देखेंगे तो ये गर्त हिंद महासागर के 6 प्रमुख है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण जावा सागर के पास में शुंडा है, उसके बाद में डायमेंटो है, ओबी है, इसके अलावा यहाँ पे एमिरो है, कार्लसबर्ग है और मकरान है, ठीक है। तो यहाँ ये मकरान, ये प्रमुख हिंद महासागरीय गर्त मिलते हैं। आप गर्त आप जानते होंगे, वो गहरे स्थान। अब अपन चलते हैं अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर में अपन चलेंगे तो आप देखेंगे इस भाग में लगभग 19 गर्त एनसीईआरटी 11th के आधार पे खोजे गए हैं, है ना। तो 19 गर्त है। सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पे 3 आते हैं, जैसे प्यूर्टोरिको गर्त मिलता है जो 8,358 मीटर उत्तर अटलांटिक महासागर में है ना। रोम से गर्त मिलता है 7,631 मीटर के आसपास में, जो उत्तर अटलांटिक में है। और दक्षिण अटलांटिक में सैंडविच गर्त मिलता है जो 8,428 मीटर है, जो मुख्य रूप से दक्षिण अटलांटिक में है, ठीक है। तो सैंडविच गर्त, तो ये 3 प्रमुख गर्त यहाँ पे अपने किताब में मिल जाते हैं अपने को इजीली। तो उनकी अवस्थिति अपन देख लेंगे। ये अटलांटिक महासागर का मानचित्र आपके समक्ष ही है। तो यहाँ प्रमुख गर्त कौन सा कहाँ पे है देख लेते हैं। तो आप देख रहे हो मुख्य रूप से यहाँ पे ये भूमध्य रेखा नजर आ रही है आपको। तो थोड़ा सा भूमध्य रेखा से उत्तर में पर चलेंगे तो 8,358 मीटर उत्तर अटलांटिक महासागर का सर्वाधिक गहरा है प्यूर्टोरिको गर्त, जो 8,358 मीटर गहरा मिलता है यहाँ पे। यहाँ कैरिबियन सागर है, यहाँ मेक्सिको खाड़ी है, ये दक्षिण अमेरिका के थोड़ा ऊपर चलेंगे और भूमध्य रेखा से उत्तर में है तो उत्तर अटलांटिक या अंड महासागर, उत्तर अंड महासागर में है, ठीक है। इसके पास में यहाँ केमन गर्त जो है यहाँ मिल जाता है, कैरिबियन सागर और मेक्सिको खाड़ी के बीच वाला जो भाग है इसके आसपास में। भूमध्य सागर से थोड़ा सा ऊपर अपन चलते हैं तो यहाँ पे ये गर्त मिल जाता है अपना रोम से गर्त, है ना। तो यहां मिलता है रोम से, ये भूमध्य सागर से थोड़ा सा ऊपर है, यहां रोम से गर्त मिल जाता है, ठीक है, 7,431 मीटर के आसपास में। उसके बाद में दक्षिण अटलांटिक महासागर, उसका सबसे गहरा गर्त यही है, सैंडविच गर्त है, यहां मिलता है, ठीक है। कौन सा? सैंडविच, 10,428 मीटर के आसपास में गहरा है। तो अवस्थिति आपको पता हो सैंडविच कहाँ है, क्योंकि महासागर में यही पूछते हैं किस महासागर में स्थित है ना, मिलान करवा लेते हैं। तो यहाँ सैंडविच है, यहाँ रोम से है, इस यहाँ प्यूर्टोरिको है ना, ये 3 गर्त है। इसके अलावा यहाँ पे केमन गर्त, मेक्सिको खाड़ी वाला क्षेत्र, कैरिबियन सागर वाला क्षेत्र है, इस भाग में मुख्य रूप से केमन गर्त है। तो ये 4 गर्तों की अवस्थिति किस महासागर की अपन देख रहे हैं, अटलांटिक या अंड महासागर की, है ना। तो ये भी आप अवस्थिति के आधार पर इनको ध्यान में रख लेना। उसके बाद में आते हैं
प्रमुख कटक। थोड़ा सा जल लेने के बाद तो अब देखते हैं मध्य महासागरीय कटक। कटक की चर्चा यदि अपन साथियों करेंगे, मध्य महासागरीय कटक क्या होते हैं, क्या इनकी विशेषता है, देखते हैं। हालांकि मध्य महासागरीय कटक जो होते हैं महासागर के तले के अंदर पाए जाने वाले लावा निक्षेप से बने वो उच्चावच होते हैं या सतत पहाड़ी श्रृंखला के रूप में बने होते हैं। तो यदि समुद्र जो तली होती है उससे अंदर डूबे होते हैं, कहीं कहीं ये थोड़े ऊपर निकल जाते हैं, वहां द्वीप के रूप में भी प्रदर्शित होते हैं। तो ये काफी लंबी और सतत श्रृंखला देखने को मिलती है। ये सक्रिय ज्वालामुखी के केंद्र मुख्य रूप से पाए जाते हैं। इसमें गहरी खाई के दोनों ओर मुख्य रूप से लावा निक्षेप जो है उससे ये बनते हैं। संपूर्ण जो मध्य महासागरीय कटक है उनकी लंबाई 17,000 किलोमीटर के आसपास में बताई जाती है एनसीईआरटी 11 के आधार पे, ठीक है ना। मध्य अटलांटिक जो कटक है वो सबसे लंबे हैं, जिनकी लंबाई लगभग 15,000 किलोमीटर के आसपास में मानी गई है। तो देखते हैं क्या है। मध्य महासागरीय कटक दो पर्वतों की सतत श्रृंखला होती है। दो पर्वतों की सतत श्रृंखला होती है। अब दो पर्वत यानी जैसे एक महासागर होता है, उसके बीच में जो खाई है, इस खाई से मुख्य रूप से लावा का निक्षेप होता है और लावा बाहर निकलता है और दोनों ओर मुख्य रूप से लावा निकल करके इस प्रकार से निक्षेपित हो जाता है और ये सतत श्रृंखला बन जाती है। एक श्रृंखला ये बन गई, एक दूसरी ये बन गई। ये जो सतत श्रृंखला बन जाती है साथियों, है ना, यही मध्य महासागरीय कटक है। तो यहां से ये लावा निक्षेप होता है, बीच में जो खाई पाई जाती है वहां से लावा स्राव होता है, ठीक है ना। ये स्राव ही मुख्य रूप से दोनों साइड में जब इसका जमाव होता है तो उससे ये सतत श्रृंखला बनती है, कटक बनते हैं, जो एक विशाल खाई द्वारा अलग होती है। लावा निक्षेप से निर्मित होती है, जो महासागरों का लगभग 22% हिस्सा है, यानी कुल महासागर उसके 22% भाग में कटक फैले हुए हैं। इनकी लंबाई एनसीईआरटी 2025 की जो एनसीईआरटी 11 की बुक है, जो आरबीसी में चलती है, बीएसआर में चलती है मुख्य रूप से राजस्थान बोर्ड में, तो उसमें यह 17,000 किलोमीटर लंबाई इनकी मानी गई है। किसकी? मध्य महासागरीय कटक की। कितनी मानी गई है? 17,000 किलोमीटर। कभी कभी ये कटक समुद्र तल से ऊपर उठ जाते हैं, है ना, तब ये द्वीप के रूप में हमें नजर आते हैं। समुद्र से ऊपर, जैसे कि आइसलैंड है ना, कटक का ही एक हिस्सा है, लेकिन जब ये ऊपर उठ गया तो द्वीप, जैसे सेशल्स द्वीप कहलाता है, आइसलैंड द्वीप कहलाता है ना। तो ये मुख्य रूप से द्वीप के रूप में हमें नजर आते हैं। अब इसमें लंबाई, कई बार लंबाई पूछ लेते हैं, है ना, इनकी विशेषताएं पूछ लेते हैं। तो विश्व के प्रमुख कटक जैसे अदन, अब नाम ही अदन है तो अदन की खाड़ी के आसपास में मिलेगा ये, है ना, अदन की खाड़ी, फारस की खाड़ी, है ना, अरब सागर वाला जो क्षेत्र है इसके आसपास में। तो ये सोमालियन और अरेबियन प्लेट जो है उसके बीच में मुख्य रूप से पाया जाता है। इसकी अवस्थिति अपन वो देखेंगे सोमालियन और अरेबियन प्लेट के बीच में। कोकोस कटक ये प्रशांत महासागर और इक्वेडोर के बीच में मिलेगी आपको, ज्वालामुखी क्षेत्र है ये। एक्सप्लोरर कटक वैंकूवर ब्रिटिश कोलंबिया और कनाडा के बीच में अपसारी प्लेट सीमा का उदाहरण है, क्योंकि यहाँ उत्तर अमेरिकी प्रशांत महासागरीय जो प्लेट है उसका अपसरण होता है। 3 गति होती है प्लेटों की, मैंने अलग से इसकी क्लास बता रखी है। प्लेटों की गति 3 प्रकार की होती है मूल रूप से। एक तो प्लेटें आमने सामने की सकती है, उसको अभिसारी सीमा कहते हैं। एक दूसरे से दूर की शक्ति है, उसको अपसारी सीमा कहते हैं। एक जब दोनों एक दूसरे से दूर की शक्ति है तो सागर एक तो फैलता है और एक सागर जो है अभिसरण में सिकुड़ता है। तो जब वो सिकुड़ता है तो इसमें विनाश होता है, अपसरण में सागर का तली का निर्माण होता है। लेकिन जब यह अक्षरा तली कहाँ चली जाती है तो कहीं ना कहीं उसका क्षेपण हो जाता है, एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे धंस जाती है और वो मेघमा भंडार में जाकर के पुनः पिघल जाती है, ऐसा माना जाता है। यह वेगनर का महाद्वीप विस्थापन सिद्धांत, उसके बाद में मॉर्गन का है, मैकेंजी का है। प्लेट विघटन की सिद्धांत अपन विस्तार से, हालांकि मैंने क्लास डाल भी रखी है और भी बताऊंगा आपको, तो उसमें आपको समझ में आ जाता है कि ये तीनों सीमाएं क्या होती है। फिर
गार्डा कटक जो कैलिफोर्निया की जो खाड़ी है, अमेरिका, जो उत्तर अमेरिका महाद्वीप का जो पश्चिमी तट है उसके पास में कैलिफोर्निया खाड़ी जो है, तो उसके पास में उसके उत्तर भाग में मुख्य रूप से 3 भागों में आपको मिलेगा बंटा हुआ। ठीक है, अब देख लो, अदन की खाड़ी मुख्य रूप से है लाल सागर वाला अक्सर, ये अदन की खाड़ी यहां मिलती है। और ये जो कटक मिलता है ये मुख्य रूप से अदन कटक मिलता है किस महासागर में? अरब सागर में। कहां है? अरब सागर वाला हिस्सा इस भाग में मिलता है। ठीक है, यहां हिंद महासागर है। ठीक है, इस साइड में यहां अपन देखते हैं ना, यहां ये सोमालिया है, अफ्रीकी देश। ठीक है ना, और यहां पे कौन सा कटक है? अदन। इसके बाद में यहां अपन देख रहे हैं, अभी मैंने कहा था जो प्रशांत महासागर है, अमेरिका का जो पश्चिमी तट है, उसमें एक्सप्लोरर कटक मिलता है। इसी भाग में मुख्य रूप से गार्डो कटक मिलता है। यहाँ कोकोस और नजका प्लेटें पाई जाती है, तो इसी भाग में मुख्य रूप से प्रशांत महासागर में कोकोस कटक मिलता है। यदि यहाँ कोकोस के आसपास में यहाँ आप देखोगे तो मुख्य रूप से नजका कटक भी यही मिलेगा आपको, नजका कटक भी यही मिलेगा आपको। ठीक है ना, तो ये कटक भी आपको यहां मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अगले कटक मिलते हैं, देखो जुआन डे फूपा उत्तर अमेरिका के प्रशांत तट पर। तो जहां उत्तर अमेरिका का प्रशांत वाला तट जो है जुआन डे, आप सारी प्लेट सीमा का उदाहरण है। अमेरिकन अंटार्कटिक कटक, अमेरिकन अंटार्कटिक तो दक्षिण में चले जाओ, दक्षिणी अमेरिका जो है अंटार्कटिका के बीच में मिल जाएगा, ये विवर्तनिक प्रसार का उदाहरण मिलता है। चिल्ली कटक, चिल्ली पेरू चिल्ली के आसपास में पाई जाती है खाई, जो चिल्ली पेरू ट्रेंच मिलती है उसके बीच में मिलती है, चिल्ली और इस दोनों के बीच में। यहाँ नजका और अंटार्कटिका प्लेट मिलती है। नजका यहाँ पे आपको पता है गोंड प्लेट है, ये प्लेट विवर्तनिक मैं समझाऊंगा विस्तार से। कोकोस है, नजका है, कैरिबियन है ना, तो ये गोंड प्लेटें मुख्य रूप से पाई जाती है। स्कोशिया है। पूर्वी प्रशांत कटक, ये प्रशांत महासागर का पूर्वी हिस्सा मुख्य रूप से है ना, तो ये अपसारी विवर्तनिक प्लेट का उदाहरण है। तो अब इसमें आप देखेंगे जैसे अमेरिकी है, जुआन डे फूफा है, चिल्ली है, तो आप देख लो ये पूर्वी प्रशांत है, चिल्ली कटक है। ठीक है ना, यही मैंने बताया था इसी भाग में नजगा कटक है, और ये अंटार्कटिक कटक है, अमेरिका का दक्षिणी और अंटार्कटिका दोनों के बीच में जो विवर्तनिक कटक का उदाहरण है। यही तो था ना, है ना, ये प्रशांत महासागर में पाए जाते हैं कटक। मैंने आप समझ गए होंगे, महासागर तले में लावा निक्षेप से बनी उच्चावच, वो कटक मुख्य रूप से कहलाते हैं। तो इनकी अवस्थिति आपको पता रखनी है, कौन सा कटक कहां पे है। फिर पूर्वी स्कोटिया कटक, दक्षिणी अटलांटिक और दक्षिण सागर के किनारे, है ना, दक्षिण अटलांटिक और दक्षिण सागर के किनारे मुख्य रूप से। इसके अलावा गक्केल कटक ग्रीनलैंड और साइबेरिया में चलेंगे अपन। नजका कटक दक्षिणी प्रशांत में मैंने बताया था अभी आपको। इसके अलावा प्रशांत अंटार्कटिक कटक दक्षिणी प्रशांत में आप सारी सीमा का उदाहरण है, दक्षिणी प्रशांत और अंटार्कटिका के बीच में। फिर केंद्रीय भारतीय कटक जो पश्चिमी भारतीय सागर है ना, उत्तर दक्षिण और मध्य सागर कटक के बीच में। अब देखो इसमें यहां गक्केल आ गया, ग्रीनलैंड और उत्तर सागर के बीच में अंटार्कटिक, यहाँ अंड महासागर या अटलांटिक है, यह उत्तर सागर है, दोनों के बीच में ग्रीनलैंड वाला क्षेत्र आ गया, है ना, तो यहाँ मुख्य रूप से गक्केल कटक आ गया। यहाँ मध्य महासागरीय, यह मध्य अटलांटिक कटक, ये सतह श्रृंखला आपको नजर आती है ना, ये जो एस की आकृति में है, इसको मध्य अटलांटिक कटक कहा जाता है, मध्य अटलांटिक कटक इस भाग में। ठीक है, इसके बाद में अपन चलते हैं, तो यह स्कोटिया कटक आपको मिलता ही है, अटलांटिक और दक्षिणी अंटार्कटिका के बीच में, दक्षिणी अटलांटिक और अंटार्कटिका के बीच में स्कोटिया कटक मिलता है। ठीक है ना, फिर हिंद महासागर की ओर अपन चलेंगे थोड़ा सा, तो इसमें ये कार्लसबर्ग कटक मिलता है आपको। तो हिंद महासागर, कार्लसबर्ग, ये ऑस्ट्रेलियन प्लेट है मुख्य रूप से, ये अफ्रीकन प्लेट है, दोनों के बीच में ये कार्लसबर्ग कटक मिलता है आपको, है ना, या कार्लसबर्ग खाई भी मिलती है। फिर ये प्रशांत महासागर है, ये आपको पता ही है,
ये उत्तर प्रशांत है, ये दक्षिण प्रशांत है, इधर से भूमध्य रेखा मुख्य रूप से गुजरती है। तो इसके दक्षिण में दक्षिण प्रशांत महासागर में अंटार्कटिका जो है उसके बीच में यहां पे आपको मिलता है। उत्तरी में तो थोड़ा सा ये दक्षिणी प्रशांत कटक मिल जाता है, इसके थोड़ा सा उत्तर में देखें तो यहाँ नजगा कटक मिल जाता है। नजगा प्लेट भी है, विस्तार से अपन इसको भी बताऊंगा मैं। तो ये मुख्य रूप से प्रमुख कटक है, ठीक है। उसके बाद में कार्लसबर्ग आ गया, दक्षिणी पूर्व भारतीय कटक ये दक्षिणी भारतीय सागर में यानी भारतीय दक्षिण पूर्वी एशिया पर मुख्य रूप से मिलता ही है ना। इंडो आर्कटिक प्लेट और अंटार्कटिक प्लेट के बीच अपसारी सीमा के रूप में ये नजर आता है आपको, ठीक है ना। उसके बाद में है दक्षिण पश्चिम भारतीय कटक, ये दक्षिण पश्चिम भारतीय सागर और दक्षिण पूर्व अटलांटिक के बीच मिलता है। यह दक्षिणी अफ्रीका को अंटार्कटिक प्लेट से अलग करता है। मध्य अटलांटिक कटक, ये मध्य अटलांटिक में मिलता है, जो विश्व की सबसे लंबी कटक है, जो लगभग 15,000 किलोमीटर लंबी मानी जाती है, ठीक है। तो ये मैंने बताई दी आपको, ये मध्य अटलांटिक कटक ये लगभग कितनी लंबी है, 15,000 किलोमीटर लंबी। ये विश्व की सबसे लंबी कटक है, विश्व की सबसे लंबी कटक, याद कर लेना इसको, ठीक है ना। विश्व की सबसे लंबी कटक का उदाहरण है यही। उसके बाद में आता है महासागर की तली में अन्य लघु स्थलाकृतियां कौन कौन सी पाई जाती है। अब लघु स्थलाकृतियों मैंने कहा था समुद्री टीला या समुद्र में निमज्जित पहाड़ियां मिल जाती है आपको, है ना। इसमें विभिन्न प्रकार के जैसे प्रवाल भित्तियां मिल जाती है ना। तो देखेंगे कहाँ कहाँ प्रवाल भित्ति है, कहाँ समुद्री निमग्न पहाड़ियां है, निमज्जित पहाड़ियां हैं, वो मिलती है। सागर तली में अन्य लघु आकृतियां मिलती है, जिसमें समुद्री पहाड़ियां एक महत्वपूर्ण स्थलाकृति है, सी माउंट कहा जाता है इसको। यह जलमग्न पहाड़ियां जिनके शिखर नितल से 3000 से 4500 मीटर ऊपर उठे होते हैं तली से, तो इनकी औसत ऊंचाई 3000 से 4500 मीटर के आसपास में होती है। दूसरी आकृति है गुयोट, समुद्र के अंदर सपाट शीर्ष वाली पहाड़ियां। गुयोट मुख्य रूप से सपाट शीर्ष वाले समुद्री पर्वत गुयोट कहलाते हैं, बेसिक सी बात है। यानी ऐसी पहाड़ी जिसका शीर्ष मुख्य रूप से इस प्रकार से हो, है ना, तो ये गुयोट है। ऐसी पहाड़ी जिसका शीर्ष इस प्रकार से हो तो उसको अपन किस नाम से जानेंगे, गुयोट के नाम से जानेंगे। तो ये गुयोट हो गया मुख्य रूप से, इस तरह की शेप यदि बन जाती है तो, ठीक है। ये दोनों स्थलाकृतियां प्रशांत महासागर में सर्वाधिक लगभग 10,000 के आसपास में मिलती है। तो पर्वत निमज्जित पहाड़ियां या जलमग्न पहाड़ियां सर्वाधिक प्रशांत महासागर में है, और गुयोट भी सर्वाधिक प्रशांत महासागर में। तो सर्वाधिक ये प्रशांत महासागर में मिलती है, ठीक है। उसके बाद में आता है जलमग्न कैनियन। तो कैनियन तो अभी अपन ने बात की थी, महासागर की तली के आसपास में पाई जाने वाली गहरी खाइयां, महासागर गंभीर है, ये गहरी खाइयां होती है जिनके जो शीर्ष सपाट होते हैं, खड़ी ढाल वाते होते हैं, और इसमें बेसिन मंद ढाल वाला होता है, देखा था ना अपन ने। इसमें क्या है, महासागरीय जल में स्थित गहरी खाई या गॉर्ज को ही मुख्य रूप से कैनियन कहा जाता है। अब गॉर्ज और कैनियन में फर्क बताया था मैंने आपको, पता है क्या, गॉर्ज और कैनियन। यदि अपन गॉर्ज है सीधा खड़ा ढाल है, दोनों पार्श्व खड़े हैं, तब तो ये गॉर्ज कहलाता है, और ऊपरी सिरा यदि चौड़ा हो गया तब ये कैनियन कहलाता है। बस यही फर्क है, दोनों है घाटियां, दोनों मुख्य रूप से क्या है, घाटियां, लेकिन फर्क क्या है दोनों के अंदर कि इसमें जिसके पार्श्व है सीधे खड़े आपको नजर आ रहा है, ये वाला सीधा खड़ा पार्श्व है, इसमें पार्श्व थोड़ा सा अधिक ढाल वाला है। यदि और अधिक ढाल का हो जाता है तो यू आकार की घाटी बन जाता है, और अधिक ढाल है तो वी आकार की घाटी बन जाती है। तो ये संरचनाएं हैं नदी द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों में, विस्तार से अपन जानेंगे। हालांकि क्लास में इसकी ढाल भी देखी है, आप देखें तो मिल जाएगा आपको। ये मग्न तट ढाल और उत्थान तक पाए जाते हैं, पता ही आपको, मग्न तट ढाल और उत्थान के आसपास मिलते हैं। इसमें उदाहरण में से हडसन का कैनियन, हडसन जो घाटी है मुख्य रूप से वहां कोलोराडो नदी का जो कैनियन ग्रैंड कैनियन कहा जाता है, विश्व का सबसे बड़ा कैनियन के रूप में जाना जाता है। बेरिंग कैनियन बेरिंग जल संधि के आसपास मिलता है।
है ना। प्रिबिलोफ और जेमचुंग कैनियन ये विश्व के प्रमुख कैनियन माने जाते हैं। तो ये गहरी खाइयां हैं। अब इसमें आप देखोगे जैसे कि यहां पे मिल जाता है कोलोरेडो कैनियन, जो काफी लंबा कैनियन है। यह हैडसन कैनियन मिल जाता है, ठीक है ना। ये बेरिंग कैनियन मिल जाता है। तो ये मुख्य रूप से गहरे, सपाट न होकर के तीव्र ढाल वाले गहरे गड्ढे होते हैं जो महासागरीय स्तर में और या फिर महासागर के ढाल के आसपास में मुख्य रूप से पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो ये प्रमुख गहरे कैनियन है। उसके बाद में आता है समुद्री तट, जिसको बैंक कहा जाता है। बैंक वो नहीं जिसमें हम पैसे डिपॉजिट करते हैं, समुद्री तट बैंक। अब बैंक इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि नदियों के द्वारा समुद्री किनारे पर मुख्य रूप से अवसादों का निक्षेप किया जाता है। तो जमाओं से बना हुआ क्षेत्र ही मुख्य रूप से बैंक है, इसीलिए ये बैंक है हो गया ना, जिसमें बैंक में अपन डिपॉजिट करते हैं, हम पैसा धन अपना जमा करते हैं। ठीक वैसे ही नदियां समुद्र के तटवर्ती इलाके में विभिन्न प्रकार के अवसादों का निक्षेप करती है और इस भाग में मुख्य रूप से डेल्टाओं का निर्माण करती है या फिर जलोढ़ मैदान बनाती है, बारीक मिट्टी और कंकड़ पत्थर और अन्य अवसादों को जमा करके, तो जिसको बैंक कहते हैं। यह सपाट शीर्ष वाले उत्थान होते हैं जो महासागर में डूबे हुए महाद्वीपीय भाग होते हैं। इसमें यदि अपन महासागरीय या समुद्री तटों की बात करेंगे तो ये मग्न तट वही बात है ना। तो ये अटलांटिक महासागर में जैसे कि ग्रैंड बैंक महत्वपूर्ण है। इसके अलावा उत्तर सागर में जैसे डागर बैंक ये भी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जॉर्ज बैंक जो उत्तर अटलांटिक महासागर में है। तो ये प्रमुख बैंक है, ये प्रमुख तट है। अब आप देखेंगे जैसे कि यहां ग्रैंड बैंक मिलता है, उत्तर सागर में जॉर्ज बैंक मिलता है, ठीक है ना। ये उत्तर सागर ही है ना। तो ग्रैंड बैंक है, जॉर्ज बैंक है, एक कौन सा रहेगा उत्तर सागर में, सॉरी डागर बैंक, ये डागर बैंक और ये जॉर्ज बैंक। तो ये इधर से भूमध्य रेखा है, ये आपको पता ही है। तो इसके मतलब उत्तर अंध महासागर में कौन सा अंध महासागर है, उत्तर अंध महासागर, उसमें मुख्य रूप से ग्रैंड बैंक विश्व का सबसे बड़ा बैंक है, जॉर्ज बैंक, और उत्तर सागर में डागर बैंक। ये प्रमुख तट है, प्रमुख बैंक है किसके, महासागरों के, ठीक है ना। तो ये महत्वपूर्ण है, अवस्थिति पूछ लेते हैं। उसके बाद में अगली संरचना आती है परवाल भित्तियां। परवाल भित्ति क्या होती है, कोरल रीफ मुख्य रूप से कैसे बनती है, क्या है ये देखते हैं। यह चूना प्रधान सेल होती है जो मुख्य रूप से कोरल से बनती है। ये मुख्य रूप से एक समुद्री जीव होते हैं जिसको मूंगा कहा जाता है और ये उथले सागरों में उष्ण कटिबंध में मुख्य रूप से सर्वाधिक पाए जाते हैं और ये लाखों की संख्या में उथले सागर में निवास करते हैं। उथले सागर में इसलिए कि ऑक्सीजन की आपूर्ति प्रॉपर इनकी हो जाए, इस वजह से। तो ये मुख्य रूप से जब मरते हैं तो इनके अस्थि पंजरों के ढेर बन जाते हैं और उन्हीं अस्थि पंजरों के ढेर से मुख्य रूप से एक चूना प्रधान सेल बन जाती है और उसी सेल को साथियों क्या बोलते हैं, परवाल भित्ति बोलते हैं, जो परवाल के निक्षेप से बनी या उसके अस्थि पंजरों के निक्षेप से बनी होती है, जिसका निर्माण परवाल जीवों के अस्थि पंजर से होता है। परवाल भित्ति का निर्माण उष्ण कटिबंधीय सागरों में होता है। इसका कारण है साथियों के परवाल जीव जो होते हैं, जिसको मूंगा भी कहा जाता है, मूंगा ओब्लिक परवाल जीव, इन्हीं उष्ण कटिबंधीय सागरों में ही निवास करते हैं, यहाँ ही इनका विकास होता है, यहीं ये जीवित रहते हैं। क्योंकि इनके जीवित रहने के लिए लगभग 18 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापमान चाहिए इनको, तो ये इन उष्ण कटिबंधीय सागरों में ही ये पाए जाते हैं। लगभग ये 30 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच में पूछ लेते हैं कि परवाल भित्तियों की अवस्थिति भूमध्य रेखा के दोनों ओर कितने डिग्री अक्षांश तक पाई जाती है, तो 30 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच में उष्ण कटिबंध में मिलती है। ये उथले सागर में शुद्ध पानी में विकसित होते हैं
है ना, शुद्ध पानी में, क्योंकि जैसे ही पानी शुद्ध होता है तो ये मर जाते हैं। और 4 से 10 मीटर गहरे प्रकाशित जल में ये पनपते हैं, क्योंकि प्रकाशित जल में इनको सूर्य तप मिल जाता है, साथ साथ में ऑक्सीजन ऊपरी जल में उपस्थित हो जाती है। तो ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए ये उथले जल में लगभग 10 से 4 मीटर की गहराई के आसपास में निवासी करते हैं। कौन? परवाल या मूंगा जीव। प्रमुख विश्व की परवाल भित्तियां। तो परवाल भित्तियों की चर्चा अपन करेंगे तो ये परवाल भित्तियां तट के पास विकसित होती है, क्योंकि ये उथले सागर तट के पास ही होते हैं, तो तट के पास में होती है ना। और ये प्रशांत महासागर, कैरिबियन सागर, लाल सागर और मेडागास्कर के पास में सर्वाधिक पाई जाती है। ठीक है ना। अब जैसे मेडागास्कर सागर है तो यहां मुख्य रूप से परवाल भित्ति आपको मिल जाएगी। इस भाग में परवाल भित्ति आपको मिल जाएगी। यहां मिल जाएगी। हाइलाइटर नजर आ रहा है, ये कौन सा है? अच्छा, ये तो थोड़े समय वाले हाइलाइटर है। ठीक है, तो यहां मिल जाएगी आपको, है ना। कैरिबियन सागर के आसपास में परवाल भित्तियां आपको मिल जाएगी इस भाग में, है ना। मेडागास्कर के आसपास में मिल जाएगी। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में यहां भी आपको परवाल भित्तियां मिल जाएगी, है ना। तो अब मिलेगी आपको करक और मकर रेखाओं के बीच में उष्ण कटिबंध वाला जो क्षेत्र है वही मुख्य रूप से ये मिलेगी। कहां मिलेगी? उष्ण कटिबंध में। तो यहां मुख्य रूप से आप देखेंगे कि करक रेखा, इसी भाग में इधर से भूमध्य रेखा गुजरती है, आपको पता हो तो। ठीक है, ये भूमध्य रेखा है ना। 23.5 के डिग्री आसपास में यहां से भारत के बीचों बीच मुख्य रूप से करक रेखा गुजरती है, और उसके 23.5 दक्षिणी गोलार्ध में यहाँ ऑस्ट्रेलिया के बीचों बीच मकर रेखा गुजरती है ना। तो इस भाग में अपन देखेंगे तो यहां से यहां तक, यानी यहां से यहां तक मुख्य रूप से इसी भाग में सर्वाधिक परवाल भित्तियां आपको नजर आएगी। ठीक है ना। तो आप ध्यान रखिएगा कि परवाल भित्तियां मुख्य रूप से किस भाग में सर्वाधिक मिलती है। मेडागास्कर, प्रशांत, लाल सागर, है ना, इस भाग में। लाल सागर वाला इलाका तो ये आ गया, आपको जान गए होंगे, ये वाला लाल सागर, तो यहां पर भी है ना, परवाल भित्ति आपको मिलती है। उसके बाद में आता है प्रमुख परवाल भित्तियां। परवाल भित्ति के बाद में आता है परवाल रोधिका, बैरियर रीफ। परवाल रोधिका, परवाल रोधिका धरातल से दूर तट के समानांतर विकसित होते हैं। इसका सागर की ओर का ढाल तेज होता है। ये बैरियर रीफ धरातल के बीच लेगून भी बनाते हैं मुख्य रूप से। ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पे है, जो विश्व की सबसे बड़ी बैरियर रीफ है, परवाल भित्ति है ना, परवाल रोधिका है, जो 2000 किलोमीटर लंबी और 150 किलोमीटर चौड़ी पाई जाती है ना। तो आप देखो इसमें यहाँ पे है ये ग्रेट बैरियर रीफ, बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, ग्रेट बैरियर रीफ मुख्य रूप से कहां है? तो ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में, उत्तर पूर्व ऑस्ट्रेलिया, यहां इस भाग में है, और मुख्य रूप से यह 1500 किलोमीटर लंबी है, 150 किलोमीटर के आसपास में चौड़ाई इसकी आती है ना, 1500 से 2000 आती है इसकी, है ना। तो ये लगभग 2000 से किलोमीटर के आसपास में लंबी। तो ये ग्रेट बैरियर रीफ है, यहाँ पे मुख्य रूप से पाई जाती है। अब बात आती है ग्रेट बैरियर रीफ जो है तट के समानांतर बनती है। जैसे अफ्रीकी तट है तो यहाँ ग्रेट बैरियर रीफ यदि बनती है तो तट के समानांतर इस प्रकार से यूं बनती है। और इसका ढाल जो होता है मुख्य रूप से, इसका ढाल जो होता है किस ओर सर्वाधिक होता है? तो इधर से अपन देखेंगे किसका ढाल जो होता है, इस ओर इसका ढाल ज्यादा होता है। सागर की ओर ढाल होता है इसका, इस ओर यूं इसका ढाल ज्यादा होता है, और सागर के पास में मुख्य रूप से बनती है। अब कई से महासागरीय है क्षेत्र होते हैं, कई तटीय भाग होते हैं जो कटे फटे हैं। जैसे भारत का जो भाग है, ये भारत है, तो इसका ये वाला जो भाग इस प्रकार का तट होता है, आपको पता ही है। तो यहां जब ग्रेट बैरियर रीफ बनती है ना,
यहां ग्रेट बैरियर रीफ यदि बनती है, जैसे ये ग्रेट बैरियर रीफ बनी है, तो इसके बीच में जो है, जब इसके दोनों सिरे ये टच हो जाते हैं, बीच में पीछे यदि पानी भर जाता है ना, ये वाला, जैसे यहां पानी भर गया, तो ये इस प्रकार से लेगून झील बन जाती है। क्या बन जाती है? लेगून झील। तो भारत के अंदर मुख्य रूप से कई प्रकार के लेगून पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे चिल्का भी एक लेगून झील है, केरल के अंदर भी काफी सारी है, पुनामदा है, तो कई तरह की झीलें यहां बन जाती है, तो इसको अपन लेगून झील कहते हैं। विस्तार से क्लास इसकी भी मैंने डाल रखी है कि नदी द्वारा किस तरह की स्थलाकृति महासागरीय जल के अंदर समुद्री धाराओं और तरंगों के द्वारा किस तरह की स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, जिसमें प्रवाल भित्तियां हैं, इसके अलावा प्रवाल ये रोदिका है, रोद है, टोम्बोलो है, ठीक है ना, स्पिट है, इन सब की चर्चा विस्तार से मैंने कर रखी है, डायग्राम के माध्यम से बता रखा है। यदि आपको अच्छी लगे तो क्लास को अवश्य आप देखना, और मेरे हिसाब से काफी अधिक आपको समझ में भी आ जाएगा। उसके बाद में है प्रवाल द्वीप। जैसे नामित द्वीप आ गया तो चारों ओर से जल से घिरी स्थलाकृति द्वीप कहलाती है, पता ही आपको। और एटोल्स से बनी है, इसका मतलब वो है मूंगा निक्षेप से इस तरह की स्थलाकृति बन जाती है, जल से ऊपर उठ जाती है, चारों ओर पानी भरा रहता है, तो उसको प्रवाल द्वीप बन जाता है ना। तो ये एक वलयाकार द्वीप भित्ति होती है जो सागर में किसी द्वीप के चारों ओर विकसित होती है, और ये सर्वाधिक हिंद महासागर में है, क्योंकि हिंद महासागर में प्रवाल विकसित होने के लिए अनुकूल दशाएं पाई जाती है। भारत का लक्षद्वीप किसका उदाहरण है? एटोल्स का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? एटोल्स यानी प्रवाल द्वीप का उदाहरण है भारत का लक्षद्वीप। अंडमान निकोबार तो निमंजित पर्वत श्रेणी है, अराकान योमा का भाग बताया जाता है, लेकिन लक्षद्वीप किसका उदाहरण है? एटोल्स का, ठीक है। उसके बाद में आते हैं प्रमुख महासागर, जैसे कि प्रशांत महासागर, जिसकी चर्चा अपन अगले कालांश में करेंगे, ठीक है। इनकी विशेषताएं, इनकी लंबाई चौड़ाई, और इनमें पाए जाने वाले प्रमुख सीमांत सागर, इनके प्रमुख द्वीप, सबकी बारी बार से चर्चा अपन विस्तार से करेंगे अगले क्लास में। क्लास यदि अच्छी लगे तो क्लास को लाइक जरूर करें, और चैनल यदि फायदेमंद लगे तो सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत।